अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब शायद दो चीज़ों में से एक हो सकता है। या तो आपने फैंटास्टिक फोर मूवी देख ली है या फिर आपको स्पॉइलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप ये जानने के लिए रेडी हैं कि इस मूवी में क्या क्या होता है। सो दोनों ही हालातों में आपका स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ हैं क्योंकि आज हम एक एक्साइटिंग राइड पर निकलने वाले हैं एंड इस मूवी के बारे में ढेर सारी बातें होंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर आप इस मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को चेक कर लेना एंड अगर आप इसके इंटरेस्टिंग पोस्ट क्रेडिट सीन्स का ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को चेक कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में हम फोकस करेंगे द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के फुल एनालिसिस पर। सो ऑफ कोर्स हम पूरी स्पॉइलर टेरिटरी को एक्सप्लोर करेंगे एंड ट्रस्ट मी इस वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग डिटेल्स हैं जिन पर बात करना जरूरी है। सो वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसा करने पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। मूवी की शुरुआत में जो सबसे पहले ध्यान खींचने वाली बात आती है वो ये है कि हमें फैंटास्टिक फोर में मार्वल स्टूडियोज का इंट्रो नहीं दिखाया जाता जो हम बाकी मार्वल मूवीज में देखने के आदी हैं। इसकी जगह पर एक रेट्रो वर्जन दिखाई देता है जिसमें मार्वल का लोगो ब्लू कलर में आता है। कुछ लोगों को पहले इसी बात से कंफ्यूजन हुई थी जब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी कुछ ऐसा ही हुआ था एंड वहाँ लोगों को ये बदलाव पसंद नहीं आया था। बट द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की बात करें तो ये बदलाव बिल्कुल लॉजिकल और सही लगता है क्योंकि ये मूवी मेन मार्वल टाइमलाइन में नहीं बल्कि एक अल्टरनेट यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है। इसलिए इस इंट्रो को भी उसी दुनिया के स्टाइल और टोन के हिसाब से बदल दिया गया है। अब बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी रिवील की जो हमें इस मूवी से पता चलता है। इस फिल्म में बताया गया है कि फैंटास्टिक फोर के इस यूनिवर्स का मल्टीवर्स में क्या नंबर है। मूवी में बताया गया है कि ये अर्थ 828 है। ये नंबर इसे उन यूनिवर्सेस के ग्रुप में रखता है जिन्हें 800 सीरीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अर्थ 838 को ऑलरेडी देख चुके हैं जहाँ पर इल्यूमिनाटी इकट्ठे हुए थे। इसके बाद आते हैं 600 सीरीज वाले यूनिवर्सेस जैसे कि अर्थ 616 जिसे सीक्रेट टाइमलाइन भी कहा जाता है एंड ये एमसीयू का मेन यूनिवर्स भी है जिसे हम सालों से फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा इसी सीरीज में अर्थ 617 भी आती है जहाँ से डिफेंडर स्ट्रेंज आता है। इसके अलावा अर्थ 688 भी है जो वो यूनिवर्स है जिसमें वेनम और बाकी सोनी वाले स्पाइडरमैन विलेंस रहते हैं। हालांकि अब ये यूनिवर्स शायद एक्टिव नहीं रहा। अब जब हम और भी हायर नंबर्ड यूनिवर्सेस की बात करते हैं तो हमें मिलती है अर्थ 10005। ये वो दुनिया है जहां म्यूटेंट्स रहते हैं जिन्हें हम डेडपूल एंड वोल्वरिन में देख चुके हैं। इससे भी आगे बढ़े तो हमें मिलते हैं स्पाइडरवर्स यूनिवर्सेस जैसे कि अर्थ 96283 जो कि टोबी के स्पाइडरमैन का यूनिवर्स है। एंड देन आती है अर्थ 120703 जो एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की रियलिटी है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये सारे नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आने वाली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में शायद इन सभी वर्ल्ड्स के कैरेक्टर्स और फ्रेगमेंट्स एक साथ आ सकते हैं। ऐसा भी सुनने में आया है कि डॉक्टर डूम इन सारे यूनिवर्सेस के टुकड़े मिलाकर एक नया प्लेनेट बना सकता है जिसे बैटल वर्ल्ड कहा जाएगा। सो ऑब्वियसली ये सभी अर्थ नंबर्स काफ़ी एक्साइटमेंट बढ़ा देते हैं। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी की शुरुआत एक क्विक समरी से होती है। मार्वल ने यह फैसला इसीलिए किया क्योंकि वो फिर से सब कुछ नहीं दिखाना चाहते थे। इन हीरोज ने पावर्स कैसे पाई या ये कितने समय से सुपर हीरो हैं, ये सब एक लंबे फ्लैशबैक या फिर स्क्रीन पर लिखे टेक्स्ट की बजाय हमें एक फिक्शनल टीवी सेगमेंट पर दिखाया जाता है जो कि एक टॉक शो का हिस्सा है जिसका नाम है टेड गिलबर्ट शो। इस शो का नरेटर हमें बताता है कि फैंटास्टिक फोर पिछले 4 सालों से सुपर हीरोज हैं। इस दौरान उन्होंने कई बड़े खतरनाक विलेंस को हराया है जैसे कि जिगांटो, रेड घोस्ट और उसके मंकीज, और यहाँ तक कि वो मोल मैन से भी लड़ चुके हैं। अगर आप नहीं जानते कि मोल मैन कौन है तो मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि कॉमिक्स में ये एक विलन है जो जमीन के नीचे रहता है। सो इस तरह मूवी सिर्फ कुछ ही मिनटों में ये एस्टेब्लिश कर देती है कि फैंटास्टिक फोर पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है और उन्होंने कई बार दुनिया को बचाया है। इसके अलावा हमें एक स्मॉल फ्लैशबैक भी मिलता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि उनको अपनी पावर्स कैसे मिली। वो एक स्पेस मिशन पर जाते हैं जहाँ वो कॉस्मिक स्टॉर्म से टकरा गए थे एंड इससे उन सबके डीएनए में कुछ बदलाव हुए और वो बन गई फैंटास्टिक फोर। इतना बैकग्राउंड सेट हो जाने के बाद हम मूवी की मेन स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। सू स्टॉर्म को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है एंड ये बात वो अपने परिवार के साथ शेयर करती है एक खास मोमेंट में जो कि होता है उनका ट्रेडिशनल संडे फैमिली डिनर। सो मूवी का पूरा पहला हिस्सा इनकी पर्सनल लाइफ पर फोकस करता है। इससे हमें इन कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटीज समझ में आती हैं और इनके आपसी रिलेशनशिप्स दिखते हैं। कुछ लोगों को ये पार्ट थोड़ा स्लो लग सकता है लेकिन मुझे पर्सनली ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगा क्योंकि इससे हमारा कैरेक्टर से एक इमोशनल कनेक्शन बनता है। लेकिन ये शांति ज़्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि अचानक सिल्वर सर्फर अर्थ पर आ जाती है एंड फिर सब कुछ बदल जाता है। अगर आप कॉमिक्स या पुरानी फैंटास्टिक फोर मूवीज़ के फैन हैं तो आप जानते ही होंगे कि इसका एंट्रेंस कितना एपिक होता है और यकीन मानिए जब सिल्वर सर्फर बिग स्क्रीन पर दिखती है तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी ब्रिलियंट होता है। अब तक हम देख चुके होते हैं कि फैंटास्टिक फोर पूरी दुनिया में जाने पहचाने और भरोसेमंद हीरोज़ हैं
सब लोग उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन जब सिल्वर सर्फर आती है तो वो काफ़ी डरावना मैसेज लेकर आती है। वो कहती है, I herald his beginning. I herald your end. I herald Galactus. एंड इसी तरह हमें पता चलता है कि गैलेक्टस आने वाला है। फिल्म में हमें ये भी बताया जाता है कि सिल्वर सर्फर का काम हाई एनर्जी वाले प्लैनेट्स को ढूंढना है ताकि गैलेक्टस उन प्लैनेट्स को खा सके। जब शालाबाल पहली बार दिखती है तो जॉनी स्टॉर्म उसके पीछे आसमान में जाता है एंड तभी सिल्वर सर्फर उससे एक एलियन भाषा में कुछ बोलती है, लेकिन जॉनी उस समय उसका मतलब नहीं समझ पाता। भले ही कहानी 1960s में सेट है, लेकिन रीड रिचर्ड्स बीइंग द जीनियस ही इज, वो इस टाइम पर भी एडवांस टेक्नोलॉजी बना चुका है। एंड इसी टेक्नोलॉजी की मदद से ये पता लगाते हैं कि सिल्वर सर्फर कहाँ गई। उन्हें पता चलता है कि वो एक ऐसे सोलर सिस्टम में गई है जहाँ गैलेक्टस मौजूद है। तो ये सभी फैसला लेते हैं कि गैलेक्टस के अर्थ पर आने का इंतजार करने से अच्छा है कि वो खुद वहां जाकर फेस ऑफ करें। ठीक उसी तरह जैसे अवेंजर्स ने कहा था, लेट्स टेक द फाइट टू हिम। हम इस फिल्म में देखते हैं कि जॉनी स्टॉर्म को सिर्फ एक फनी गाय या फिर एक लेडीज मैन की तरह नहीं दिखाया गया है। इस बार इसकी राइटिंग काफी बेहतर है। ये इंटेलिजेंट है, कॉन्फिडेंट है और टीम के लिए काफी यूजफुल है। ये उस एलियन फ्रेज को ट्रांसलेट करने का काम शुरू करता है जो सिल्वर सर्फर ने उससे कहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिल्वर सर्फर एंड गैलेक्टस दोनों अर्थ से बहुत दूर हैं, इसीलिए फैंटास्टिक फोर को वोर्म होल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ वैसे ही जैसे हमने इंटरस्टेलर में देखा था। वोर्म होल का यूज वो जल्दी स्पेस ट्रैवल करने के लिए करते हैं। इस वोर्म होल से निकलकर वो एक दूर के प्लेनेट पर पहुंचते हैं जहाँ गैलेक्टस इस समय एनर्जी खा रहा होता है। गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर की स्पेसशिप को नोटिस कर लेता है एंड इसे अपनी ओर खींच लेता है। अब यहाँ आकर हमें पहली बार सही मायनों में ये समझ आता है कि गैलेक्टस का असली मोटिवेशन क्या है। इससे कन्फ्रंटेशन से पहले हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ जॉनी स्टॉर्म सिल्वर सर्फर से पूछता है कि उसने जो फ्रेज पहले कहा था उसका मतलब क्या था। सिल्वर सर्फर बताती है कि उसकी एलियन लैंग्वेज में इस फ्रेज का मतलब होता है डाई विद योर ओन। उनकी कल्चर में ये एक ब्लेसिंग होती है। तो यह सिल्वर सर्फर उस समय जॉनी को धमकी नहीं दे रही थी, बल्कि वो एक्चुअली बहुत नाइस और रिस्पेक्टफुल बात कह रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर की टीम गैलेक्टस के सामने आती है, लेकिन गैलेक्टस तुरंत कोई हमला नहीं करता। हम ट्रेलर्स में गैलेक्टस की शैडो एंड उसकी बॉडी देख चुके हैं, लेकिन मूवी में जब उसका पूरा चेहरा रिवील होता है तो ये विजुअली काफ़ी स्टनिंग लगता है। मार्वल ने इसकी शक्ल ट्रेलर में इसीलिए नहीं दिखाई क्योंकि वो ऑडियंस को सरप्राइज देना चाहते थे एंड सच में ये थिएटर्स में काफ़ी इफेक्टिव लगता है। गैलेक्टस का डिज़ाइन इतना अच्छा है कि जब वो बिग स्क्रीन पर सामने आता है तो सिर्फ फैंटास्टिक फोर ही नहीं बल्कि ऑडियंस भी डर जाती है। इसके बाद कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जहाँ गैलेक्टस खुद अपने ओरिजिन के बारे में बताता है। एंड ये ओरिजिन मल्टीवर्सल है, यानी ये हमारे नॉन यूनिवर्स के बाहर से आता है। गैलेक्टस इन्हें बताता है कि अरबों साल पहले वो भी एक नॉर्मल बीइंग था, लेकिन फिर उसे एक अजीब और कंट्रोल ना होने वाली भूख ने पकड़ लिया। ऐसी भूख जो पूरे के पूरे प्लेनेट निगल जाती है। वो साफ कहता है कि उसे इस भूख से कोई खुशी नहीं मिलती, बल्कि ये उसके लिए एक कर्स जैसा है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट कि क्या ये सारी बातें ओरिजिनल मार्वल कॉमिक्स से मेल खाती हैं या नहीं। तो इसका जवाब है यस। कॉमिक्स में बताया गया है कि गैलेक्टस असल में एक ह्यूमन लाइक बीइंग था जिसका नाम होता है गैलन। एंड ये उस टाइम से बिलोंग करता है जब करंट मार्वल मल्टीवर्स भी नहीं बना था। एक्चुअली मार्वल का मल्टीवर्स कई बार बना और टूटा है। कैंग द कॉन्करर एंड ही हू रिमेन्स जैसे कैरेक्टर्स ने इस बात का जिक्र पहले भी किया है। वो इन साइकिल्स को देख चुके हैं कि कैसे पूरे यूनिवर्स अपने ही वेरिएंट्स के हाथों खत्म हो जाते हैं। सो गैलेक्टस जब गैलन था तब वो चौथे वर्जन के यूनिवर्स का हिस्सा था, एंड जब वो यूनिवर्स कोलैप्स होने वाला था तब गैलन की प्रेजेंस उसके डाइंग यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी के साथ फ्यूज हो गई एंड इसके बाद ही वो गैलेक्टस बन गया, एक ऐसा कॉस्मिक बीइंग जिसे प्लैनेट्स को निगलने की भयानक भूख लगती है। इसी सीन में हम देखते हैं कि गैलेक्टस सू स्टॉर्म की आंखों में देखता है और एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ पता चलती है। वो देख लेता है कि सू प्रेग्नेंट है और कहता है कि ये बच्चा इन्फानाइट कॉस्मिक पावर के साथ पैदा होगा। इसी मोमेंट पर गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर को एक डील ऑफर करता है। वो कहता है कि वो अर्थ को छोड़ देगा एंड सबको जिंदा रहने देगा, लेकिन एक शर्त पर, उसे रीड और सू का बच्चा चाहिए। पहले तो हम सब यही सोच रहे थे कि गैलेक्टस इस बच्चे की ताकत अब्जॉर्ब करना चाहता है, लेकिन फिल्म में रिवील होता है कि सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। गैलेक्टस फ्रैंकलिन से ताकत नहीं लेना चाहता, वो अपना कर्ज उसे देना चाहता है। वो चाहता है कि फ्रैंकलिन अगला गैलेक्टस बने ताकि वो खुद फ्री हो सके। एक्चुअली ये कॉमिक से इंस्पायर्ड है। वहाँ भी गैलेक्टस आगे चलकर फ्रैंकलिन को अपना उत्तराधिकारी बनाता है, लेकिन कॉमिक्स में अलग बात ये थी कि फ्रैंकलिन तब अडल्ट होता है, वो समझदार होता है और खुद डिसाइड करता है। लेकिन मूवी की बात करें तो इस मूवी में फ्रैंकलिन अभी भी एक बेबी है, इसलिए ये फैसला मोरली बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि गैलेक्टस मारा नहीं जाता। मे बी फ्यूचर की फैंटास्टिक फोर ट्रिलॉजी के आखिर में हम देखें कि अडल्ट फ्रैंकलिन खुद गैलेक्टस बनने का डिसीजन लेता है।
बट अभी के लिए हम देखते हैं कि रीड रिचेस और सू स्टॉर्म इस डील को साफ मना कर देते हैं और फिर ये सारी टीम वोम होल के जरिए भाग जाती है। सिल्वर सर्फर इनका पीछा भी करती है। जॉनी स्टॉर्म इस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन ये काम नहीं करता। वोम होल की डिस्टोर्शन की वजह से उसके पावर शॉट्स सिल्वर सर्फर तक नहीं पहुंचते। देन हम देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर एक रिस्की एस्केप करते हैं। वो अपनी स्पेसशिप को एक ब्लैक होल के बिल्कुल पास ले जाते हैं एंड उसकी ग्रेविटी को इस्तेमाल करके तेजी से डिसअपियर हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर इस ब्लैक होल के अंदर चली जाती है, बट सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर सर्वाइव कर जाती है। एट दिस मोमेंट सू स्टॉर्म को लेबर पेन शुरू हो जाता है एंड जैसे ही टीम ब्लैक होल से बचकर निकलती है, फ्रैंकलिन रिचर्ड स्पेस में इसी स्पेसशिप के अंदर पैदा होता है एंड देन ये सभी अपने बच्चे के साथ अर्थ पर लौटते हैं। लोग फैंटास्टिक फोर पर काफ़ी विश्वास करते हैं एंड वो सब मान लेते हैं कि इन्होंने गैलेक्टस को हरा दिया होगा। जब रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं कि वो सब कैसे जीते, तो हम देखते हैं कि रीड सबके सामने सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि उन्होंने गैलेक्टस को नहीं हराया है एंड यहीं पे वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करता है। वो पूरी दुनिया को बताता है कि गैलेक्टस ने अर्थ को छोड़ने की एक डील पेश की थी अगर ये लोग अपना बच्चा दे देते। लोग पूछने लगते हैं कि क्या एक बच्चे के लिए पूरे प्लेनेट को रिस्क पर डालना वर्थ इट है। सो इसी मोमेंट के बाद ये मूवी एक मोरल कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर गैलेक्टस के पास वापस लौटती है। गैलेक्टस उसे फिर से याद दिलाता है कि उसे अपना कर्ज देने के लिए वो बच्चा चाहिए, लेकिन इस बार सिल्वर सर्फर कंपैशन दिखाती है। वो कहती है कि फ्रैंकलिन सिर्फ एक बच्चा है, उसे ऐसी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। गैलेक्टस को ये पसंद नहीं आता एंड वो उसे टॉर्चर करता है एंड फिर से फोर्स करता है कि वो उसकी हेरल्ड बनी रहे। अर्थ पर हालात और भी ख़राब हो जाते हैं। पब्लिक ओपिनियन डिवाइड हो चुका है, प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं एंड लोग नाराज़ हैं कि रीड और सू ने एक बच्चे को पूरे प्लेनेट के ऊपर क्यों चुना। लेकिन इसी केओस के बीच हम देखते हैं कि सू स्टॉर्म सामने आती है एंड वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इमोशनल स्पीच देती है। वो कहती है कि वो अपने बच्चे को कुर्बान नहीं करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया को मरने देंगे। अब पूरी दुनिया को साथ आना होगा और एक फैमिली बनकर गैलेक्टस से लड़ना होगा। एंड यहीं से शुरू होता है दुनिया का सबसे बोल्ड प्लान, जो कि रीड रिचर्ड्स का ही आइडिया होता है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो एक छोटे से टेलीपोर्टेशन डिवाइस की मदद से एग को टेलीपोर्ट कर रहा होता है। सो वो यही सवाल पूछता है कि अगर हम एक एग टेलीपोर्ट कर सकते हैं तो पूरी अर्थ को क्यों नहीं। हम देखते हैं कि रीड अपने टेलीपोर्टेशन टैग को ग्लोबल लेवल पर अप्लाई करता है, जिनके जरिए पूरी अर्थ को दूसरे सोलर सिस्टम में भेजा जाएगा ताकि ये गैलेक्टस की पहुंच से दूर हो सके। जैसे ही टेलीपोर्टेशन शुरू होता है तभी कुछ पोर्टल्स बंद होने लगते हैं एंड हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर इन पोर्टल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। हमने देख लिया होता है कि पहले सिल्वर सर्फर ने जॉनी से एलियन भाषा में कुछ कहा था एंड जॉनी ने इसके शब्दों को रिकॉर्ड और डिकोड करना शुरू कर दिया था। सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि जॉनी पूरी एलियन भाषा सीख लेता है एंड फिर वो उसी लैंग्वेज में सर्फर से बात करता है। इस हिस्से की हर बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर वो पल आता है जब शालाबाल, जो कि सिल्वर सर्फर है, वो अपना पास्ट याद करती है। उसे याद आता है कि कैसे उसका प्लेनेट गैलेक्टस के द्वारा डिस्ट्रॉय होने वाला था और उसने गैलेक्टस से डील की कि वो गैलेक्टस का हेरल्ड बनने के लिए तैयार है अगर वो उसके होम प्लेनेट को बख्श दे। एंड यही डिसीजन इस पूरी स्टोरी में उसकी मोटिवेशन को डिफाइन करता है। सो यही वो पल है जहाँ से उसकी जर्नी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। सो वो जॉनी स्टॉर्म की दुनिया पर हमला करना बंद कर देती है और अर्थ को छोड़कर चली जाती है। लेकिन शालाबाल के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गैलेक्टस अभी भी आ रहा है एंड अब प्लेनेट को टेलीपोर्ट करने का टाइम नहीं है। सो रीड डिसाइड करता है कि वो अब प्लान ए को छोड़कर प्लान बी पर जाएंगे। उनका नया प्लान ये है कि गैलेक्टस को एक पोर्टल में फंसा दिया जाए। सो वो गैलेक्टस को एक स्पेशली प्रिपेयर्ड पोर्टल में डालने की कोशिश करेंगे एंड फिर उसे स्पेस के एक ऐसे हिस्से में भेज देंगे जहाँ से वो कभी वापस ना आ सके। जब गैलेक्टस आता है तब वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की प्रेजेंस को महसूस करता है जो बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर होता है। यही वो सीन है जो ट्रेलर्स में दिखाया गया था। गैलेक्टस अपनी विशाल आंखों से खिड़की के अंदर देखता है एंड फिर वो अपने बड़े हाथ से आगे बढ़ता है और फ्रैंकलिन का क्रेडल पकड़ लेता है। इसी मोमेंट के बाद फाइनल फाइट शुरू होती है। फैंटास्टिक फोर का हर मेंबर अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, बट फिर भी गैलेक्टस को रोकना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब वो कोशिश करता है कि वो अपना कर्ज फ्रैंकलिन पर ट्रांसफर कर दे। द थिंग की बात करें तो एक मोमेंट में गैलेक्टस उसे पकड़कर इतनी जोर से ऊपर फेंकता है कि वो आसमान से गायब हो जाता है। तब हम देखते हैं कि ह्यूमन टॉर्च फुल स्पीड में उड़ता है ताकि वो उसे हवा में ही पकड़ सके। रीड रिचर्ड्स भी अपनी पूरी शक्ति से लड़ता है बट वो भी फेल हो जाता है। एक खतरनाक सीन में हम देखते हैं कि गैलेक्टस उसे हाथों और पैरों से पकड़ता है और उसे स्ट्रेच करना शुरू कर देता है। हम जानते हैं कि रीड की इलास्टिसिटी काफ़ी ज़बरदस्त है बट इसकी भी कुछ लिमिट है एंड जब ऐसा लगता है कि वो टूट जाएगा तभी थिंग अपनी आइकॉनिक लाइन बोलकर गैलेक्टस के चेहरे पर टकराता है एंड रीड को बचा लेता है। इसके बाद आता है मूवी का सबसे क्रिटिकल सीन जहाँ सू स्टॉर्म, जो कि आई थिंक इस टीम की सबसे पावरफुल मेंबर है, वो गैलेक्टस से लड़ना स्टार्ट करती है। हम जानते हैं कि सू स्टॉर्म फोर्स फील्ड्स बना सकती है जो कि गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक बीइंग को भी हर्ट कर सकते हैं।
बट अगर वो अपनी फुल पावर इस्तेमाल करती है तो उसके दिमाग पर ज़्यादा दबाव पड़ता है एंड वो मर भी सकती है। यही चीज़ जेसिका अल्बा वाली पुरानी फैंटास्टिक फोर मूवीज़ में भी दिखाई गई थी। पर फिर भी सू डिसाइड करती है कि वो अपनी पूरी ताकत लगाएगी एंड हम देखते हैं कि वो एक मैसिव एनर्जी ब्लास्ट के साथ गैलेक्टस को थोड़ा पीछे धकेल देती है, लेकिन वो ये सब अकेले नहीं कर पा रही होती। इसके बाद हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर आकर गैलेक्टस को बिट्रे करती है और फाइनल पुश में इनकी मदद करती है, जिससे गैलेक्टस आखिरकार इस पोर्टल में गिर जाता है एंड उसे कॉस्मोस के एज पर भेज दिया जाता है। इस तरह फिलहाल के लिए ये अर्थ बच जाती है। हम देखते हैं कि सू अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर चुकी होती है, इसलिए उसकी बॉडी कोलैप्स कर जाती है और वो मर जाती है। रीड उसे सीपीआर से रिवाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बेबी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स आगे बढ़ता है। वो सू की चेस्ट पर क्रॉल करता है और अपनी इन्फिनिट कॉस्मिक पावर का एक छोटा सा हिस्सा यूज करता है ताकि अपनी माँ को जिंदा कर सके। कुछ लोगों को ये प्लॉट काफी कन्वीनियंस लगा, बट कॉमिक्स की बात करें तो फ्रैंकलिन इज लिटरली ओमनीपोटेंट। उसके एक टच से मौत को रिवर्स किया जा सकता है एंड इस तरह ये मूवी हैप्पी नोट पर खत्म होती है। सू स्टॉर्म जिंदा है, पूरा परिवार फिर से एक साथ है और यहाँ की अर्थ अभी के लिए तो सेफ है, लेकिन मूवी खत्म नहीं होती। इसके तुरंत बाद आता है एक खतरनाक पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें डॉक्टर डूम और अवेंजर्स डूम्सडे से जुड़े फ्यूचर क्लूज और सवाल सामने आते हैं। अगर आप इस पोस्ट क्रेडिट सीन को समझना चाहते हैं और इसका फुल ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ ये वाली वीडियो ज़रूर चेक कर लेना जो यहाँ पे शो हो रही होगी। जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।